हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, टूल इंजीनियरिंग का तीसरा जो चैप्टर है या तीसरा यूनिट आप कह सकते हैं, जिसका टाइटल है जिग्स एंड फिक्चर्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस में दिया है पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो जल्दी से सिलेबस पर एक नज़र आप डाल लीजिए। सामने आपके लिखा है नीड फॉर जिग्स एंड फिक्चर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जिग्स एंड फिक्चर्स डिजाइन, टाइप्स ऑफ बुशेस, एडवांटेजेस ऑफ बुशेस और टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग जिग्स, इसी डिफरेंट टाइप्स दिए हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ फिक्चर्स है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे यूनिट को या चैप्टर को देखें तो ये जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में, उसकी डिजाइन के बारे में, और जिग्स एंड के जो प्रकार होते हैं, फिक्चर्स के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में है। और उसमें जिग्स में जो बुशिंग यूज की जाती है, बुश यूज किए जाते हैं, उसके बारे में है और उसके लाभों के बारे में है। तो जल्दी से बिना देरी की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना जरूरी है, जिग एंड फिक्चर्स के बारे में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कारखंड को पकड़कर रखने वाली युक्तियां क्या होती हैं, यानी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इसमें बात बताने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं। ये चित्र आप अगर आप देख पा रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में जाते हैं, ये मेज पर बेंच वाइस इसको कहते हैं। तो बेंच वाइस में आप कोई जॉब होता है, बनाना होता है, चाहे लकड़ी का हो चाहे मेटल का हो, आप इसमें क्या करते हैं, ग्रिप कराते हैं, कस देते हैं। उसके बाद आरी या रेती से जो भी आपको करना होता है वो आप कटाई का कार्य करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है। तो ऐसी युक्तियां जो मशीनिंग के दौरान या कटाई प्रक्रिया के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़कर रखती हैं, वो कहलाते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, यानी कार को मजबूती से पकड़कर रखने वाली युक्तियां। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, डिवाइसेस मतलब युक्तियां। तो ऐसी युक्तियां जो कटाई प्रक्रम को हम मशीनिंग कहते हैं ना, जो मशीनिंग ऑपरेशन, डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन, जिसमें हम अतिरिक्त धातु को काट करके अलग कर देते हैं और वांछित आकार और आकृति का उत्पाद तैयार करते हैं। तो मशीनिंग के दौरान कारखंड को कटाई टूल के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में मजबूती से पकड़कर रखती हैं। तो जैसे बेंच वाइज है, इसी तरीके से मशीन टेबल में मशीन वाइज रखी होती है। तो इन सब का कार्य क्या होता है, कारखंड को, जो वर्क पीस है आपका, उसको मजबूती से सही स्थिति में पकड़ करके रखे मशीनिंग प्रोसेस के दौरान। तो आप समझ गए कि कटाई प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कारखंड को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ करके रखा जाए, तभी आप सही तरीके से कटाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप मजबूती से पकड़ के ना रखे, इसमें रखें और कटाई के दौरान स्लिप हो जाए, तो स्लिप होकर कहीं का कट कहीं लग जाएगा, यानी पूरा आपका कारखंड खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार होगी, मटेरियल भी बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज आप समझ गए कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में। दूसरा एक उदाहरण, आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं, ये मिलिंग मशीन का है। तो मिलिंग में आप देखिए, मिलिंग कटर है सामने और ये वर्क पीस है जिसमें मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिए, ये जो मशीन वाइस रखी हुई है जिसमें कारखंड को मजबूती से पकड़ाया हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है। अब इसके आगे हम चलते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आपने समझ लिया। तो जो जिग एंड फिक्सचर्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के वर्क होल्डिंग डिवाइसेस या कारखंड को मजबूती से पकड़ करके रखने वाली युक्तियां होती हैं। अब माइंड में आप बिल्कुल बैठा लीजिए। अब इनमें थोड़ा सा अंतर भी होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो जिग एंड फिक्सचर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, जिग तथा फिक्सचर्स ऐसी युक्तियां हैं जिनका प्रयोग मशीनिंग के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। सहारने मतलब सहारा देने के लिए और मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतर को समझना जरूरी है। तो जिग तथा फिक्सचर में दोनों का वही काम है, लेकिन जिग तथा फिक्सचर में मुख्य अंतर यह है कि जिग मशीनिंग के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ कटाई औजार को गाइड करने का कार्य भी करता है, यानी कटाई औजार को रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते से इस तरीके से कटाई करना है, जबकि फिक्सचर ऐसा नहीं करता है। यानी दोनों का कार्य सेम है। क्या है, मशीनिंग या कटाई प्रक्रिया के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ करके रखना। लेकिन जो जिग है वो क्या करता है, जिग कटिंग टूल को यानी कटाई औजार को गाइड करने का, यानी उसको रास्ता दिखाने का या उसको मार्गदर्शन करने का कार्य भी करता है। उसमें इस तरीके की व्यवस्था होती है जो अब आगे देखेंगे आप, जबकि फिक्सचर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो ये जिग एंड फिक्सचर्स आपने देखा। अब हम फिक्सचर्स और जिग को थोड़ा अलग अलग भी देख लेते हैं। जो फिक्सचर क्या है, तो फिक्सचर को हम लिख सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है
जिसका प्रयोग मशीनिंग के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। तो ये फिक्सचर हो गया। जिग में भी यही चीज आएगी, बस एक अतिरिक्त सेंटेंस जुड़ जाएगा कि ये कारखंड को मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ क्या करता है, कटिंग टूल को या कटाई औजार को गाइड करने का कार्य भी करता है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये फिक्सचर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने कभी देखा हो। अगला बात करते हैं जिग की। तो जिग में भी देखिए वही चीज आ जाएगी। यह एक ऐसी युक्ति है जो मशीनिंग के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ कटाई औजार को गाइड करने का काम भी करता है। तो जिग क्या है? ऐसी युक्ति है जो मशीनिंग के दौरान कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ क्या करता है, कटाई औजार को गाइड करने का कार्य करता है। तो देख लिया बच्चों, अब आप समझ गए होंगे दोनों को। तो एक चित्र जरूर आपको देख लेना चाहिए। ये चित्र बिल्कुल एक सिंपल सा है। ये देखिए चित्र। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि मशीन टेबल है। मशीन टेबल का जैसे मान लीजिए मिलिंग मशीन है, तो उसकी टेबल में ये जो जिग्स या फिक्सचर्स होते हैं उनको रखा जाता है। और फिर देखिए इस तरीके से मशीन टेबल ये आपकी हो गई, ये जो लाइन है। उसके बाद ये आपका ये पूरा का पूरा ये क्या है, जिग है आपका। ये पूरी बॉडी यहाँ से आप देखिए ये वाला इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से ये। तो ये क्या है, ये जिग है आपका, जिग की बॉडी है। तो ये क्या है आपका कारखंड है, ये जो रखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कारखंड रखा हुआ है। तो इसमें बच्चों कारखंड को रखने के लिए लोकेटिंग और सपोर्टिंग पिंस की जरूरत पड़ती है। वो हम आगे अभी जो हो तो आपको पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये सपोर्टिंग पिंस देखिए यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनकी सहायता से कारखंड को रखा गया है। यहाँ पर कारखंड को एडजस्ट करने के लिए देखिए एक एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन लगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। ये क्या लगी हुई है, एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन। ये पेन है, इसकी सहायता से हम एडजस्ट कर सकते हैं कारखंड को राइट या लेफ्ट साइड में अगर हम चाहें तो। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए सबसे पहले मशीन टेबल हो गया, ये बेस हो गया जिग का, ये सपोर्टिंग पिंस लगी हुई है जिन पर कि ये कारखंड टिका हुआ है, सपोर्ट कर रहा है। ये जिग ब्रैकेट जो आर्म निकली हुई है इसको कहते हैं जिग ब्रैकेट। ये क्लैंपिंग स्क्रू, क्लैंपिंग मतलब पेच जैसे होता है, जैसे घर में सेवैयां भरने वाला पेच होता है, उसको चारपाई में हम लगा करके कसते हैं। तो ये उसी तरीके का सिस्टम है ताकि मशीनिंग के दौरान ये कारखंड बिल्कुल भी हिलने ले ना पाए, इसको मजबूती से कस दिया जाता है। इसको क्लैंप कहते हैं या क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। तो ये बच्चों आपने देखा ये जिग बुश है, ये ड्रिल है। तो ड्रिल मतलब आपको इस कारखंड में छिद्र करना है, ड्रिल करना है। तो ये ड्रिल को देखिए गाइड करने के लिए बुश लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये तो बुश के अंदर से होकर के ड्रिल जा रहा है। तो अब आप देखिए ये काम फिक्सचर भी कर सकता था, बस फिक्सचर में ये गाइड करने की सुविधा नहीं होती है जो ड्रिल को रास्ता दिखा सके। लेकिन अब आप देखिए ये बुश लगा हुआ है जो जिग में, ये बुश से होकर के जब ड्रिल जाएगा तो ना तो दाएं जा सकता है, ना बाएं, ना आगे ना पीछे, वो वहीं पर जाकर के उसको ड्रिल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जिग के केस में ये ड्रिल को गाइड करने का कार्य कर रहा है, यानी कटाई औजार को रास्ता दिखाने का या गाइड करने का कार्य कर रहा है। तो ये चित्र आपको अच्छे से माइंड में जरूर बैठा लेना है, इसको परीक्षा में आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको फिक्सचर पूछा जाए तो फिक्सचर में आप इसको बना लीजिए, बस इसको हटा लीजिए जो ये बुश लगा हुआ है, तो फिक्सचर बन जाएगा। इसमें बुश लगा देंगे और उससे होकर के ड्रिल गुजारेंगे तो वो कहलाएगा फिर जिग। तो ये जिग और फिक्सचर में बेसिक अंतर है। इस चित्र को अच्छे से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन है इधर का, ये सपोर्टिंग पिन से जो लगी हुई है, ये जिग ब्रैकेट है, ये बेस है, बेस मतलब आधार हो गया, और ये आपका जिग बुश है जिससे होकर के ड्रिल जा रहा है और यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो ये चित्र आपने समझ लिया अच्छे से। अब जिग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जिग तथा फिक्सचर पदार्थ की हम बात कर लेते हैं। तो पदार्थ के लिए जिग और फिक्सचर मतलब किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये सामान्यतः स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील में जैसे स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है। इसके अलावा कास्ट आयरन का प्रयोग भी बहुतायत से किया जाता है। तो ये पदार्थ हैं जिनका प्रयोग जिग तथा फिक्सचर के निर्माण में किया जाता है। अब बात प्रश्न ये जरूर आती है कि जिग तथा फिक्सचर के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर्स। तो एक तो सबसे पहला अभी जब परिभाषा से ही समझ में आ गया कि कारखंड को मजबूती से पकड़ना, उसको सहारना तथा उनकी सही स्थिति सुनिश्चित करना, ये बहुत जरूरी काम है और यही प्राथमिक उद्देश्य होता है। दूसरा, कारखंड को आसानी से लोड एवं अनलोड करना, मतलब कारखंड को जिग या फिक्सचर में रखा जाता है ना, तो आसानी से उसको लोड किया जा सके और जब निकालना हो तो आसानी से उसको अनलोड किया जा सके या निकाला जा सके, ये दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा, बहुत सारे कारखंडों को एक साथ पकड़ना। कई बार क्या होता है मशीनिंग ऑपरेशन में कई कारखंडों को एक साथ पकड़ने की जरूरत
ज़रूरत होती है, तो उसमें ये कार्य जिग और फिक्सचर्स के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। चौथा है कटाई औजार को कारखंड के वांछित स्थान पर गाइड करना। ये जिग का कार्य है, बताया था ना, जिग बुश लगा हुआ था, तो वो सही वांछित स्थान पर, मतलब जहां पर ड्रिल करना है या जहां पर मशीनिंग करना है, वो उसको गाइड करता है, रास्ता दिखाने का कार्य करता है। पांचवा है जटिल आकृतियों के कारखंडों को आसानी से पकड़ना। जब जिग एंड फिक्सचर नहीं थे तो जो जटिल आकृतियां होती थी, जटिल आकृति के कारखंड होते थे, उनको पकड़ना और सही स्थिति में मशीनिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता था। लेकिन जिग और फिक्सचर जब से आ गए तब से कितना भी जटिल आकृति हो उसको हम जिग और फिक्सचर की सहायता से आसानी से पकड़ करके मशीनिंग कर सकते हैं। अगला है प्रक्रम को स्वचालित या अर्ध स्वचालित बनाने, मतलब ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक। आज के समय में जैसे रोबोटिक्स का दौर चल रहा है और सीएनसी मशीनों का दौर चल रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रमों को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी स्वचालित या अर्ध स्वचालित। तो वो जिग एंड फिक्सचर्स उसमें उपयोगी साबित हो, ये उद्देश्य है। सातवां है उच्च यथार्थता वाली मशीनिंग सतह प्राप्त करना। एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो मशीनिंग सतह है, वो सरफेस फिनिश है, वो हाई क्वालिटी की यानी हाई एक्यूरेट जो सरफेस फिनिश है वो हमको प्राप्त हो। अगला है कारखंडों का हस्तांतरण न्यूनतम करना। जो कारखंड है उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मशीन टेबल पर कम से कम करना पड़े, न्यूनतम रखना, ये भी एक उद्देश्य है जिग और फिक्सचर का। उत्पादन दर में वृद्धि करना, यानी प्रोडक्शन रेट में वृद्धि करना। कारखंडों में अंतर विनियमितता को कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना। तो कारखंडों में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए भी जिग एंड फिक्सचर्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये 10 उद्देश्य निकल करके आए हैं। सबसे पहला उद्देश्य जिग और फिक्सचर का क्या है? कारखंड को मजबूती से पकड़ना, सहारना तथा उनकी सही स्थिति सुनिश्चित करना। कारखंड को आसानी से लोड एवं अनलोड करना। तीसरा, बहुत सारे कारखंडों को एक साथ पकड़ना। चौथा, कटाई औजार को कारखंड के वांछित स्थान पर गाइड करना, जो कि जिग करता है। पांचवा है जटिल आकृतियों के कारखंड को आसानी से पकड़ना। छठा है प्रक्रम को स्वचालित या अर्ध स्वचालित बनाना। सातवां है उच्च यथार्थता वाली मशीनिंग सतह प्राप्त करना। आठवां है कारखंडों का हस्तांतरण न्यूनतम रखना। नौवां है उत्पादन दर में वृद्धि करना। 10वां है कारखंडों में अंतर विनियमितता यानी इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना। तो ये 10 उद्देश्य हैं जिग और फिक्सचर के, जो कि आपको माइंड में रख लेना है। अब जिग और फिक्सचर में अंतर, तो हम एक एक करके 5 पॉइंट लेंगे और उन 5 पॉइंट्स के आधार पर जिग और फिक्सचर में अंतर लिखेंगे। ये काम आप क्या कर सकते हैं, एक तालिका, उसमें 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ जिग लिख लीजिए, एक तरफ फिक्सचर लिख करके भी इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत आप दोनों में लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। तो जिग तथा फिक्सचर में प्रमुख अंतर निम्नांकित है। पहला जो सबसे बड़ा अंतर होता है, जो ऊपर मैंने बताया था, टूल गाइडेंस, यानी कटिंग टूल या कटाई औजार को गाइड करने का। तो टूल गाइडेंस में क्या करता है, जिग क्या करता है, कारखंड को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के साथ साथ कटाई औजार को गाइड करने का कार्य भी करता है, यानी उसको रास्ता दिखाने का कार्य भी करता है, जबकि फिक्सचर गाइड करने का कार्य नहीं करता है। तो ये एक बना करके टेबल, जिग एक तरफ फिक्सचर लिख लीजिए, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर भार के लिए देखें, दूसरा पॉइंट है, तो जिग हल्के होते हैं और जबकि फिक्सचर जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो जिग हल्के होते हैं तो जिससे उनका स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है, जबकि फिक्सचर भारी होते हैं और उनको मशीन टेबल पर दृढ़ता से कस दिया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है डिजाइन की। यदि हम बात करें तो जिग की डिजाइन जटिल होती है, जबकि फिक्सचर की डिजाइन सरल होती है। जिग की डिजाइन जटिल इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें आपसे बताया ना, गाइड करने के लिए बुश लगाने पड़ते हैं, जिससे वो थोड़ी उनकी जो डिजाइन है वो जटिल हो जाती है। जबकि फिक्सचर में गाइड करने की व्यवस्था नहीं होती है तो उसकी डिजाइन थोड़ा सरल हो जाती है। चौथा है अनुप्रयोग, यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो जिग का जो प्रयोग है ज्यादातर ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, यानी इस तरीके से छिद्र करने वाली जो प्रोसेस होती हैं उनमें किया जाता है। तो जिग बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, जिग का जो प्रयोग है ज्यादातर या तो ड्रिलिंग में ही होता है या फिर ड्रिलिंग के ही जो मिलते जुलते ऑपरेशन है जैसे बोरिंग या रीमिंग हो गया, उनमें किया जाता है। जबकि जो फिक्सचर का प्रयोग है मिलिंग मशीन में, ब्रोचिंग में, शेपिंग में, ग्राइंडिंग में, खरादन यानी कि लेथ मशीन में या टर्निंग ऑपरेशन जिसको कहते हैं इत्यादि संक्रियाओं में किया जाता है। तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन की बात आएगी तो जिग का प्रयोग कहां किया जाता है, ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग इत्यादि संक्रियाओं में। और फिक्सचर का प्रयोग जो अन्य मशीन टूल्स होते हैं जैसे मिलिंग, ब्रोचिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, खरादन इत्यादि संक्रियाओं में किया जाता है।
पांचवा जो पॉइंट आता है मूल्य का, तो साधारणतः फिक्सचर की तुलना में जिग महंगे होते हैं क्योंकि उनमें बुश लगे होते हैं और डिजाइन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वो महंगे पड़ते हैं। तो 5 पॉइंट्स पे हमने तुलना की, बिल्कुल आसानी से समझा। पहला पॉइंट तो टूल गाइडेंस का था, बिल्कुल ईजी। दूसरा भार का था, वो भी हम समझ सकते हैं कि जिग हल्के और वो भारी होते हैं फिक्सचर। फिक्सचर नाम से फिक्सचर मतलब जिनको एक स्थान पर फिक्स कर दिया जाए, भारी होते हैं तो मशीन टेबल में ही उनको कस दिया जाता है। तीसरा डिजाइन, जिग की डिजाइन डिटेल होती है, फिक्सचर की सरल। अनुप्रयोग बता दिया मैंने। मूल्य यानी फिक्सचर की तुलना में जिग क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स में आपको दोनों की तुलना कर देना है या दोनों में अंतर लिख देना है। बात आती है जिग तथा फिक्सचर के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। एक तो जब हम जिग एंड फिक्सचर्स का प्रयोग करते हैं उससे समय की बचत होती है। भाई समय बचेगा, जल्दी से लोडिंग अनलोडिंग, तुरंत मशीनिंग किया, अनलोड किया, काम खत्म हो गया। उत्पादकता में जब समय कम लगेगा, दक्षता बढ़ जाएगी, तो उत्पादकता में यानी प्रोडक्टिविटी में तो इंक्रीज होना ही होना है। तो दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि होती है। गुण नियंत्रण में, क्वालिटी कंट्रोल में वृद्धि होती है। उच्च यथार्थता की मशीनन सतह प्राप्त होती है। अंतर विनियमितता में वृद्धि होती है। ज्यादातर पॉइंट्स तो वही है जो उद्देश्य में लिखे थे, उन्हीं को आप लाभ के रूप में लिख रहे हैं। तो पहला जो है समय की बचत होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, गुण नियंत्रण में वृद्धि होती है, उच्च यथार्थता की मशीनिंग सतह प्राप्त होती है, अंतर विनियमितता में वृद्धि होती है, प्रक्रम को स्वचालित या अर्ध स्वचालित करने में सहायता मिलती है और श्रम की बचत होती है। उतना श्रम नहीं करना पड़ता। जब जिग एंड फिक्सचर नहीं होते थे तो बहुत ज़्यादा श्रम पड़ता था। मशीनिंग ऑपरेशन जटिल ऑपरेशन मशीनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। मशीन औजारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है जिग एंड फिक्सचर्स की वजह से। और कारखंड में एक समय में 2 या अधिक संक्रियाएं कर सकते हैं। ये किसकी वजह से संभव हो पाता है? जिग और फिक्सचर्स की वजह से। तो 9 पॉइंट्स है जो ज्यादातर जो उद्देश्य थे वही हमको लाभों में बदल करके लिख देना है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या क्या लाभ है? समय की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, गुण नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल में वृद्धि, उच्च यथार्थता की मशीनन सतह, अंतर विनियमितता या इंटरचेंजेबिलिटी में वृद्धि, प्रक्रम को स्वचालित करने या अर्ध स्वचालित करने में सहायता मिलती है, श्रम की बचत होती है, मशीन औजारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, कारखंड में एक समय में हम 2 या अधिक संक्रियाएं कर सकते हैं। ये प्रमुख लाभ हैं जिग और फिक्सचर्स के। अब हम बात कर लेते हैं जिग और फिक्सचर डिजाइन की आधारभूत सिद्धांत की, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर्स के। तो जिग और फिक्सचर डिजाइन के जो आधारभूत सिद्धांत है वो पहला है, सबसे पहला सिद्धांत है आसान और द्रुत लोकेटिंग, यानी इजी एंड क्विक लोकेटिंग ऑफ द वर्क पीस। यानी जो कारखंड है वो जिग और फिक्सचर में आसानी से और उसकी मतलब द्रुत मतलब तीव्र गति से उसकी लोकेटिंग की जा सके, यानी लोकेट उसको किया जा सके। तो ये सबसे पहला सिद्धांत है, इस तरीके से डिजाइन करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है मजबूत, दृढ़ तथा स्थिर सपोर्ट, यानी जो कारखंड को प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड स्टेबल सपोर्ट टू द वर्क पीस, यानी जो जिग एंड फिक्सचर्स हैं वो कारखंड को मजबूत, दृढ़ और स्थिर सपोर्ट प्रदान करें, इस तरीके की उनकी डिजाइन होनी चाहिए। तीसरा है द्रुत, मजबूत तथा दृढ़ क्लैंपिंग। क्लैंपिंग मतलब कसना, आप समझ गए ना, जो पेच का उदाहरण मैंने दिया था, चारपाई में पेच से कसते हैं, तो उसमें क्लैंपिंग की जो व्यवस्था है द्रुत होना चाहिए यानी तीव्र गति से, यानी क्विक होना चाहिए, मजबूत यानी स्ट्रांग होना चाहिए, दृढ़ यानी रिजिड होना चाहिए क्लैंपिंग की व्यवस्था, ताकि वर्क पीस को क्लैंप किया जा सके। अगला है चौथा है कटाई औजार मार्गदर्शन, यानी कटिंग टूल गाइडेंस, जो कि किसमें किया जाता है? जिग में। तो कटिंग टूल के लिए गाइड करने का व्यवस्था होनी चाहिए जो जिग में होती है। पांचवा है आसान और द्रुत लोडिंग एवं अनलोडिंग, यानी जो कारखंड है उसको आसानी से और बहुत तेज यानी फास्ट उसकी लोडिंग किया जा सके जब जरूरत हो, और जब बाहर निकालना हो तो जल्दी से उतनी ही तेजी और आसानी से उसकी अनलोडिंग किया जा सके। ये डिजाइन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छठा है जिग तथा फिक्सचर निर्माण के लिए न्यूनतम अंगों का प्रयोग, मतलब बहुत ज्यादा अंग ना हो, जितना हो उसका सरल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन रहे। बहुत छोटे छोटे पार्ट जोड़ देने से कॉम्प्लिकेटेड ना होने पाए। तो यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर मेकिंग द जिग और फिक्सचर। अगला है मानक अंगों का प्रयोग। तो जिग और फिक्सचर निर्माण के लिए हमेशा मानक अंगों यानी स्टैंडर्ड पार्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है लचीलापन या परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की योग्यता, यानी रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिबिलिटी होना चाहिए किसमें? जिग और फिक्सचर में। तो ये जिग और फिक्सचर की डिजाइन में ध्यान देने योग्य बहुत
महत्वपूर्ण बिंदु है। 9वां है चिप जाम होने की समस्या ना होना। डिजाइन में ये चीज जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिग और फिक्सचर्स की वजह से ऐसा ना हो कि चिप जो निकल रही है यानी छीलन जो निकल रही है धातु की, उसकी वजह से जाम हो जाए या वहां पे जैमिंग की प्रॉब्लम हो जाए, ये इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। 10वां है आसान, द्रुत और सही इंडेक्सिंग सिस्टम। मतलब इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी वृत्ताकार सतह में हमको समान दूरी पर छिद्र करना है तो उसको इंडेक्सिंग प्लेट की आपने नाम सुना होगा, जैसे मिलिंग में इंडेक्सिंग क्या होता है, तो वही अगर आवश्यकता पड़ने पर इंडेक्सिंग की आवश्यकता पड़े तो बहुत आसानी से द्रुत एवं सही तरीके से किया जा सके। यानी इजी, क्विक एंड एक्यूरेट इंडेक्सिंग सिस्टम इफ रिक्वायर्ड, यानी जरूरत पड़ने पर इंडेक्सिंग का बहुत आसानी से, द्रुत यानी तेज गति से और सही तरीके से इंडेक्सिंग व्यवस्था की जा सके। 11वां है बच्चों आसान और सुरक्षित हैंडलिंग, यानी जो वर्क पीस है उसको आसानी से और सुरक्षित तरीके से मशीन टेबल में इधर उधर करने की व्यवस्था हो, इस तरीके का उसमें डिजाइन में ध्यान रखना चाहिए। यानी इजी एंड सेफ हैंडलिंग एंड मूविंग द जिग और फिक्सचर ऑन द मशीन टेबल। 12वां है छोटे अंगों का आसानी से निकालना एवं बदलना। तो जो भी उसमें अगर छोटे अंग कोई लगे हैं तो उनको आसानी से निकाला जा सके और बदला जा सके, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी इजी एंड क्विक रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। 13वां है उत्पादन में आसानी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी जिसको कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ईज ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी उसको आसानी से बनाया जा सके या आसानी से उत्पादन किया जा सके। अगला है 14वां पॉइंट है टिकाऊपन एवं अनुरक्षण में आसानी, यानी ड्यूरेबिलिटी हो और मेंटेनेबिलिटी, यानी अनुरक्षण आसानी से उसका हो सके, मेंटेनेंस उसका आसानी से हो सके, इस तरीके की उसमें डिजाइन में व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक जीवन काल यानी मोर लाइफ हो उसकी, और लागत कम हो, कम लागत हो। ये 16 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कि जिग और फिक्सचर की डिजाइन में ध्यान रखा जाता है। तो जल्दी जल्दी से आधारभूत सिद्धांत फिर पढ़ लेते हैं जिग फिक्सचर डिजाइन के। पहला आसान शब्द तो बार बार आएगा, और द्रुत ये बार बार शब्द आया है इसलिए इसको माइंड में बैठा लीजिए। आसान मतलब इजी और द्रुत मतलब क्विक। आसान और द्रुत लोकेटिंग, लोकेटिंग आसानी से और द्रुत हो वर्क पीस की। मजबूत दृढ़ तथा स्थिर सपोर्ट हो वर्क पीस का। तीसरा द्रुत मजबूत तथा दृढ़ क्लैंपिंग, तीसरा शब्द क्लैंपिंग के लिए आया, तो दृढ़ मजबूत और दृढ़ क्लैंपिंग हो, ये डिजाइन में ध्यान रखा जाता है। कटाई औजार मार्गदर्शन, कटिंग टूल गाइडेंस जो जिग में होता है। आसान और द्रुत लोडिंग एवं अनलोडिंग ऑफ वर्क पीस, यानी कारखंड की आसानी से और तेजी से लोडिंग अनलोडिंग की जा सके। छठा है जिग एवं फिक्सचर निर्माण के लिए न्यूनतम अंगों का प्रयोग किया जाए। 7वां है मानक अंगों का प्रयोग किया जाए। 8वां है लचीलापन रहे, यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की योग्यता हो, उनमें परिस्थितियों के अनुसार उसको बदला जा सके। चिप जाम होने की समस्या ना हो। आसान द्रुत एवं सही इंडेक्सिंग सिस्टम हो, यदि जरूरत पड़े तो। आसान और सुरक्षित हैंडलिंग हो, यानी मेज जो टेबल है, जो वर्क टेबल मशीन टेबल, उसमें एक स्थान से दूसरी जगह हम उसको आसानी से उसकी हैंडलिंग कर सकें। 12वां है छोटे अंगों को आसानी से निकाल कर उनको बदल सकें। उत्पादन में आसानी हो। 14वां है टिकाऊपन हो, ड्यूरेबिलिटी और अनुरक्षण में आसानी हो। और 15वां जीवन काल अधिक हो और लागत उसकी कम हो। ये 16 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण सिद्धांत का कार्य करते हैं जब हम जिग और फिक्सचर्स की डिजाइन करते हैं। अब बात आते हैं जिग तथा फिक्सचर्स के अंग या घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर्स क्या होते हैं। चाहे जिग के पूछे चाहे वो पूछे आपका फिक्सचर्स के, कई बार दोनों शब्द इंटरचेंजेबल भी होते हैं। मैंने बताया ना कि लगभग दोनों एक जैसा कार्य करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब गाइड करने का कार्य करता है तो हम उसको जिग बोलने लगते हैं और उसको दूसरे को हम फिक्सचर कहने लगते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए ये है बॉडी या फ्रेम होता है। भाई कोई भी चीज होगी, चाहे जिग हो चाहे आपका फिक्सचर हो, उसमें बॉडी या फ्रेम होगा, यानी उसका शरीर जिसको हम कहते हैं या फ्रेम। दूसरा क्लैंप होगा कसने के लिए वर्क पीस को, जैसे पेंच का मैंने उदाहरण दिया घरों में, उसी तरीके से वर्क पीस को कसने के लिए क्लैंप की व्यवस्था होती है। लोकेट करने के लिए वर्क पीस को लोकेटिंग पिन की व्यवस्था हो। और बुश लगे होते हैं जिग में, जिग में गाइड कराने का कार्य किया जाता है, यानी सही रास्ता दिखाया जाता है कटिंग टूल को, तो बुश लगे होते हैं, ये जिग हेतु होता है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट हो गए, क्या क्या, बॉडी या फ्रेम, दूसरा क्लैंप, तीसरा लोकेटिंग पिन और चौथा बुश। अब ये चित्र देख लीजिए जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, वही ये चित्र है, वही चित्र आपको बना देना है। चाहे वो जिग और फिक्सचर के कंपोनेंट पूछे, घटक पूछे या उसके पार्ट्स पूछे, और चाहे वो जिग के अलग से पूछे या उसके, आपको ये चित्र बना करके समझा देना है। तो वही देखिए ये मशीन टेबल हो गई, ये आपका पूरा बेस हो गया, और ये पूरा जिग बॉडी हो गई। इसको पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ये जिग ब्रैकेट है जो आर्म निकली हुई है, क्लैंपिंग स्क्रू लगा हुआ
हुआ है क्लैंप करने के लिए। ये सपोर्टिंग पिंस लगी हुई है जिसमें ये कारखंड लोकेट की है। ये देखिए सपोर्टिंग पिंस या लोकेटिंग पिन, ये एडजस्टेबल लोकेटिंग पिन है, एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से कारखंड को। जिग बुश लगा है क्योंकि ये जिग में अगर है तो इसमें बुश लगा होगा जिससे होकर के ड्रिल जाएगा और ड्रिलिंग का कार्य करेगा। तो ये सारे शब्द इसमें दर्शाते हुए साफ स्वच्छ चित्र जरूर इसको परीक्षा में बना करके आना है और अपनी कॉपी में भी इसको तुरंत बना लीजिए। अभी टाइम ना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको कॉपी में अच्छे तरीके से बनाइएगा। अब बात आती है जिग के प्रकार की या ड्रिलिंग जिग के प्रकार के। एक स्टूडेंट अभी जैसे मैं जब पढ़ा रहा था तो क्लास में पूछा कि सर ये जिग के प्रकार और ड्रिलिंग जिग के प्रकार क्या एक ही होते हैं? तो ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे उसमें परीक्षा में आ जाए जिग के प्रकार लिखिए या ड्रिलिंग। तो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि जिग जो होता है या तो ड्रिलिंग के लिए या बोरिंग या रीमिंग यानी इस तरीके से छिद्र करने वाली जो प्रोसेस संक्रियाएं होती हैं ऑपरेशन उनमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे शब्द लिख दिया ड्रिलिंग। यदि आप चाहें तो ये ड्रिलिंग शब्द हटा करके जिग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ जिग्स भी कर सकते हैं। या फिर आप ड्रिलिंग यदि शब्द भी है तो परीक्षा में यदि ड्रिलिंग के नाम पर पूछा जाए तो भी वही लिखना है, जिग के प्रकार पूछे जाए तो भी आपको वही लिखना है, कुछ उसमें अंतर नहीं करना है, इसलिए मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो सबसे पहला 7 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं एक आध कम ज्यादा, लेकिन सिलेबस में जो लिखे हैं उसके अनुसार टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, बॉक्स जिग, चैनल जिग, लैच जिग, क्विक एक्टिंग जिग और 7वां है इंडेक्सिंग जिग। तो इन 7 का हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट जिग की। तो टेम्पलेट जो जिग होता है ये सबसे सरलतम रूप होता है जिग का। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये कारखंड के आकार का, ये देखिए कारखंड है तो इसी के आकार की एक सिंपल प्लेट लेते हैं, ये प्लेट ले लेते हैं उसी के आकार और आकृति की। उसमें जितनी जगह हमको छेद ड्रिल करना होता है उतने छेद बने होते हैं। जैसे 2 जगह करना है तो एक छेद ही है, एक छेद ही है। अब ये प्लेट में छेद है, उसमें जिग बन गया, टेम्पलेट जिग में छेद है जहां से वहां से ड्रिल हो करके कारखंड में छेद कर देगा। एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ हो गया। तो जितने छेद हैं 8 हैं 10 हैं, तो वो टेम्पलेट जिग में जितने छेद होते हैं वहीं से ड्रिल ले जा करके हम उतनी जगह उसमें छेद कर देते हैं, तो कारखंड में छेद हो जाता है, फिर उसको अलग कर लेते हैं। तो ये है बच्चों, तो टेम्पलेट जिग क्या है, इस जिग का सबसे सरलतम रूप है। यह कारखंड के आकार एवं आकृति की एक प्लेट होती है जो टेम्पलेट जिग होता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार छिद्र बने होते हैं। उसके बाद कारखंड के ऊपर क्या करते हैं, टेम्पलेट जिग को रखकर छिद्र में से ड्रिल गुजार कर ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। देखिए यही हम कर रहे हैं ना, ये कारखंड है, इसी के आकार और आकृति का हमने टेम्पलेट जिग बना लिया, उसमें आवश्यकता अनुसार छिद्र होते हैं, उनसे हम ड्रिल गुजार करके उतने छिद्र बना देते हैं जितनी जरूरत होती है। हो गया, सिंपल सा है। अब दूसरा एक आता है प्लेट जिग। तो ये प्लेट जिग जो होता है, ये टेम्पलेट जिग और प्लेट जिग कई बार एक दूसरे मतलब एक ही शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं टेम्पलेट जिग को ही हम प्लेट जिग भी कहते हैं, और कई जगह अलग अलग लिखा रहता है। तो प्लेट जिग क्या है, टेम्पलेट जिग का ही एक विकसित रूप है, यानी दोनों लगभग मान के चलिए सेम ही होते हैं। बस फर्क ये रहता है कि प्लेट जो ऊपर टेम्पलेट जिग था, जहां उसमें प्लेट में जिग में छेद थे जहां से ड्रिल गुजरता है, तो उन छेदों में क्या करते हैं, बुश लगा देते हैं। जब बुश फिट कर दिया जाता है तो उसको प्लेट जिग कहने लगते हैं, तो थोड़ा एडवांस रूप हो गया। तो टेम्पलेट जिग का विकसित रूप है। प्लेट जिग में क्या होता है, बने छिद्रों में ड्रिल बुश का प्रयोग किया जाता है, यानी बुश हम फिट कर देते हैं, फिर उन बुश से होकर के ड्रिल गुजरता है और छेद करता है या ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है, तथा छिद्र करने के लिए ड्रिल को बुश से होकर के गुजारा जाता है। जैसे ये अब देखिए वही चीज है, सेम चित्र है, ये कारखंड है, इसके साथ में हमने प्लेट जिग लगा दिया। अब छेद यहाँ 2 थे ना, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या बुश लगा दिया। देखिए इन छेद में हमने क्या किया, जिग में प्लेट जहां पर छेद थे वहां पर क्या कर दिया, बुश लगा दिया। ठीक है बच्चों, बुश अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर ये जो ड्रिल है ये इस बुश में होकर के जाएगा और ड्रिलिंग ऑपरेशन यानी छेद करेगा जहां जहां जरूरत होगी। तो ये बच्चों कहते हैं प्लेट जिग। कई बार प्लेट जिग और जो ये आपका टेम्पलेट जिग होता है दोनों सेम होते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा ना कि वही उसी का एक विकसित रूप है। अब ये चित्र अगर देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कारखंड है ये, जिसमें छिद्र करने हैं 3 जगह, ये आपका जिग है। तो ये आप देखिए 3 जगह जैसे छिद्र बने, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इसमें जिग में छिद्र के साथ साथ में देखा आपको अंदर लगा दिख रहा है एक बुश, ये बुश टाइप का लगा दिख रहा है, देखिए अंदर इसे, यानी छेदों में बुश फिट कर दिया गया है। फिर उस बुश से होकर के ये ड्रिल जो है, ये देखिए ड्रिल है, ये जा रहा है अंदर, और देखिए इसने यहाँ पर ये कारखंड में छिद्र किया। फिर यहाँ से एक ड्रिल जाएगा, ये इसमें देखिए छिद्र कर दिया, यहाँ से ड्रिल आएगा, इसको छिद्र कर दिया। अब देखिए कारखंड को ये जिग के साथ जकड़ाने के लिए क्लैंप लगे हुए, एक क्लैंप, ये 2 क्लैंप लगे हैं, तो मजबूती से इसको कस दिया जाता है। फिर ड्रिल आता है और ये छेद में जो बुश लगा है, बुश से होकर के ड्रिल गुजरता है, ये छेद कर दिया, इससे होकर
गुजरा, ये छेद कर दिया, ये इससे होकर गुजरा, ये छेद कर दिया। तो समझ गए बच्चों? तो इसको कहते हैं प्लेट जिग, या इसी को कई बार टेम्पलेट जिग भी कह दिया जाता है, यानी दोनों लगभग सेम है। इसमें बुश लगा देते हैं तो प्लेट जिग करें, अगर बिना बुश के प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम टेम्पलेट जिग कहते हैं। तो ये चित्र से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है बच्चों बॉक्स जिग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो जिग होता है ये बॉक्स के टाइप का होता है। बॉक्स आप जानते हैं ना, सभी ने देखा होगा, यानी चारों तरफ से मान के चलिए जैसे बंद हो जाए और अंदर कोई कारखंड रखा हुआ हो। तो ये बॉक्स जिग इसको क्यों कहते हैं? ये एक बॉक्स के रूप में होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। जब एक से अधिक प्लेन में ड्रिल करना होता है तब बॉक्स जिग का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, देखिए बॉक्स है पूरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये और ऊपर यहाँ पर ये लगा हुआ है इस तरीके से स्विंग होने वाला, यानी यहाँ से क्लैंप लगा, इसको खोल करके ऐसे उठा सकते हैं ऊपर को। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कारखंड को थोड़ा जकड़ने के लिए, टाइट करने के लिए एक क्लैंप यहाँ लगा दिया जाता है जो कारखंड को टाइट कर देता है ताकि अपनी जगह से हिले डुले नहीं। तो इसमें देखिए बॉक्स जिग का फायदा ये है कि जैसे हमको एक बुश यहाँ लगा है तो यहाँ से ड्रिल गुजार कर यहाँ हम छेद कर सकते हैं, इस जगह पर ये छेद बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कारखंड की इस सतह पर भी हमको ड्रिल करना है, तो ये देखिए बॉक्स की वजह से यहाँ पर भी हमने दो लगा दिए बुश। अब यहाँ से हम ड्रिल गुजारेंगे और यहाँ से छेद कर देंगे, एक यहाँ से ड्रिल गुजारेंगे, यहाँ छेद कर देंगे। तो मतलब जब एक से अधिक प्लेन या सतहों पर छिद्र करना हो तो फिर ये बॉक्स जिग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जब एक से अधिक प्लेन में देखो ड्रिल करना होता है तब बॉक्स जिग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर वाले प्लेन में करना था तो यहाँ से हमने बुश लगे थे उनसे होकर के ड्रिल गुजार कर दिया। जब इस प्लेन में करना था तो यहाँ से बुश गुजार करके हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन या छिद्र कर दिए इस कारखंड पर। ये कारखंड आपका बीच में रखा हुआ है और ये बॉक्स के अंदर, इसको हटाने के लिए, लोड अनलोड करने के लिए यहाँ से देखिए ये एरो का साइन देखिए, ये यहाँ से स्विंग क्लैंप, ये खोल करके हम इसको हटा लेते हैं, खोल लेते हैं। और ये कारखंड को और टाइट करने के लिए एक क्लैंप यहाँ लगा है जो कारखंड को टाइट करता है। तो ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आपको कॉपी में बना लेना है। अगला है चैनल जिग। तो नाम से ही पता चल रहा है चैनल आकृति, जैसे आई सेक्शन हो गया और एल सेक्शन हो गया, इनको चैनल टाइप की जो आकृतियां इस तरीके से ऐसी हो गया, तो ये चैनल नुमा आकृति का होता है, इसलिए इसे चैनल जिग भी हम क्या कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल इसका सिंपल है। ये देखिए ये चैनल जिग, ये आपका है चैनल जिग, ये यहाँ से और ये यहाँ तक, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कारखंड को लोड कर देते हैं, ये कारखंड है, कलर आपको अलग दिख रहा होगा, ये आपका कारखंड है। तो कारखंड को यहाँ पर कसने के लिए क्लैंप से कस दिया हमने, ये क्लैंप आया और यहाँ पर कस दिया। और फिर देखिए यहाँ पर ऊपर ये बुश लगा हुआ है, ये बुश आपने लगा दिया तो यहाँ से होकर के अब ड्रिल आएगा और इस सतह पर छिद्र कर देगा। फिर इस सतह पर करना है तो पलट के यहाँ लगा दीजिए, इस पर छिद्र कर दीजिए, कस दीजिए। तो मतलब जिस सतह पर छिद्र करना होता है चैनल जिग में, उसको कारखंड को कस दिया जाता है और वहाँ से ये आपका बुश लगा है, इससे करके ड्रिल गुजरता है और छिद्र कर देता है वांछित जो भी आप चाहते हैं जिस सतह पर। तो ये कारखंड हो गया, ये आपका जिग है, चैनल शेप का है इसलिए चैनल जिग कहते हैं। ये क्लैंप है कसने के लिए कारखंड को, और ये बुश लगा हुआ है जिससे होकर के ड्रिल गुजरेगा और छिद्रण का या होल जो ड्रिल करने का कार्य है वो करेगा। पांचवा है बच्चों लैच जिग। लैच कुंडी को कहते हैं, जैसे घर में सटकनी लगती है, कुंडी लगी होती है, हम बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, उसको लैच बोला जाता है। तो इसमें बंद करने खोलने के लिए लैच लगा होता है, इसलिए इसको लैच जिग बोलने लगते हैं। तो इसमें लैच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको लैच जिग कहा जाता है। तो लैच अर्थात कुंडी की सहायता से कारखंड को लोड एवं अनलोड किया जाता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये जिग हो गया, जिग की बॉडी हो गई, ये लैच लगा हुआ है यहाँ पर, यानी खोलने और बंद करने के लिए इस तरीके से लैच का प्रयोग, कुंडी का प्रयोग किया गया है। इसकी सहायता से इसको खोला और बंद किया जा सकता है। यहाँ पे अब देखिए एक बुश ये लगा है, एक बुश ये लगा है, तो एक कारखंड रखा है, यहाँ से ड्रिल गुजारेंगे, यहाँ छेद कर देंगे, इससे ड्रिल गुजरेगा, यहाँ छेद कर देगा कारखंड में। और यहाँ पे कसने के लिए, टाइट करने के लिए क्लैंप से थोड़ा सा कस दिया जाता है। तो हो गया बच्चों, वही सारी चीजें बार बार आएंगी। जिग का बॉडी हो गया, ये आपकी जिग बॉडी है, ये कारखंड रखा हुआ है, ये बुश लगे हैं तो इनसे होकर के ड्रिल, आप ड्रिल भी बना सकते हैं। लैच लगा हुआ है, लैच की सहायता से इसको खोलते और बंद करते हैं, इसलिए इसको लैच जिग का नाम दे देते हैं। और ये क्लैंप होता है कसने के लिए, टाइट करने के लिए। तो ये हो गया आपका लैच जिग। अगला है बच्चों क्विक एक्टिंग जिग। नाम से पता है, क्विक मतलब त्वरित, मतलब शीघ्र, जिसको आज तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत हमको लोड करना है कारखंड को तो क्विक एक्टिंग, या हटाना है तो तुरंत हटा लिया। क्विक एक्टिंग जिग मतलब त्वरित निकाल एक्शन वाला जिग।
तो ऐसा जिग जिसमें कारखंड की लोडिंग एवं अनलोडिंग शीघ्रता से की जा सकती है क्विक एक्टिंग जिग कहलाता है। इसमें कारखंड को शीघ्रता से लोड या अनलोड करने के लिए क्विक एक्टिंग एक मैकेनिज्म लगा होता है या फिर इस तरीके के मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको देखिए, एक चित्र में दिखा रहा हूँ 3D में, आप इसको देखिए। ये देखिए, ये क्या है, बेस प्लेट है। अब आप देखिए ये क्लैंप लगा हुआ है, ये वाला क्लैंप आप देखिए इस तरीके से कैम का या इस तरीके से हैंडल एक लगा होता है जिसका प्रयोग लीवर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए वर्क पीस है, तो क्लैंप इसको करना है तो तुरंत आसानी से हैंडल को पकड़ा और यहाँ पे इसको लोड करके इसको कस दिया क्लैंप से, और जब हटाना है तुरंत हटा के घुमा करके इसको तुरंत हटा करके अनलोड कर दिया। तो इसको इस तरीके से जब प्रयोग किया जाता है कि तुरंत कैम टाइप का भी होता है, कैम टाइप का प्रयोग किया जाता है, इसी तरीके से लीवर टाइप का भी होता है। तो अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म होते हैं जिनको क्विक तरीके से यानी बहुत शीघ्र तरीके से कारखंड को लोड और अनलोड कर सकते हैं। तो अब इसको ये चित्र जो बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने वहाँ देख लिया कि किस तरीके से लोड और अनलोड उसको क्लैंपिंग की जा सकती है, क्लैंप और अनक्लैंप किया जा सकता है। तो ये अब आप देखिए, एक जो है तो आप जिग इसको मान लीजिए, जिग में ये देखिए एक तो एडजस्टेबल पिन लगी है यहाँ पर ये देखिए आपका बुश है जिससे होकर के ड्रिल आया है, और यहाँ पर देखिए कैम क्लैंपिंग ये लगी है। क्या लगा है, यहाँ पर क्लैंप लगा हुआ है जिसकी सहायता से क्लैंप करते हैं कारखंड को। ये अब देखिए 2D चित्र है जो आपको बनाना है, तो अब देख रहा है एक्चुअल में आपने ऊपर देखा था क्लैंप ये इस तरीके का है। देखिए कारखंड को क्लैंप ऐसे किया जाता है, तो यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है, तो ये यहाँ पर कैम क्लैंपिंग लगा हुआ है जिसको आसानी से क्लैंपिंग जब जरना हो लोड कर देंगे, कस देंगे, जब नहीं जरूरत तुरंत हटा के उसको हम तुरंत अनलोड कर सकते हैं। ये देखिए घुमाने के लिए लगा हुआ है, इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये लोड और अनलोड हो जाएगा। ये पिवटेड क्लैंप लगा तो पिवट टाइप का मतलब उससे कसने के लिए कारखंड को, ये कारखंड सिलिंड्रिकल बेलनाकार कारखंड है, ये इस तरीके से रखा हुआ है देखिए, तो ये क्लैंप है। तो ये कैम क्लैंपिंग की सहायता से बहुत त्वरित हम क्या कर सकते हैं, उसकी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं कारखंड की या वर्कशॉप की, तो उसको कहते हैं क्विक क्लैंपिंग। तो एक क्विक क्लैंपिंग के द्वारा अब ये जो जिग बनता है इस जिग का नाम पड़ गया क्विक एक्टिंग जिग। चलिए अब नेक्स्ट है, सातवां है आपका इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग तो नाम से ही पता चल गया, इंडेक्सिंग का मतलब जब हमको जैसे कोई वृत्ताकार प्लेट है उसमें समान दूरी पर हमको छिद्र करने हो तो इंडेक्सिंग प्लेट का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब इस तरीके की व्यवस्था जिग में हो जाती है तो इंडेक्सिंग जिग कहने लगते हैं। तो किसी वृत्ताकार प्लेट पर समान दूरी पर ड्रिल करने के लिए इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में एक वृत्ताकार प्लेट में 6 समान दूरी पर छिद्र करने के लिए इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग किया गया है। देखिए ये अब देखिए जैसे ये है प्लेट है वृत्ताकार प्लेट, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 आपको छिद्र करने समान दूरी पर, तो आपको इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल समान दूरी पर बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पर एंगल बने होते हैं, तो उसी तरीके से घूम जाता है और समान दूरी पर आप छिद्र कर सकते हैं। तो अगर आप जिग है चूंकि तो यहाँ पर आपका ये लगे हुए हैं आपके बुश, इनसे होकर के ड्रिल आएगा और छिद्र कर देता है। ये आपको इस तरीके से व्यू आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये इस तरीके से यहाँ से ड्रिल गुजर करके वहाँ पे छिद्र करने का काम करता है, तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग प्लेट आपने पढ़ा होगा, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म जो मिलिंग में प्रयोग किया जाता है, ये वही चीज़ है। अब बात आ जाती है फिक्सचर के प्रकार की, टाइप ऑफ फिक्सचर। तो एक तो सरल फिक्सचर होता है, सिंपल फिक्सचर मतलब सिंपल रूप होता है, जैसे आपने बेंच वाइज देखी थी या मशीन वाइज जो होती है, तो वो फिक्सचर का सिंपल रूप है, सरल तरीके का। ये फिक्सचर का सबसे सरलतम रूप होता है जिसका प्रयोग मशीनिंग के दौरान कारखंड को मजबूती से पकड़ने एवं सहारने के लिए किया जाता है। जैसे एक बी ब्लॉक भी होता है, वी ब्लॉक मतलब सिंपल एक देखिए ब्लॉक होता है, ये देखिए ये ब्लॉक, ये देखिए बी शेप का ये है ब्लॉक। अब इसमें कोई बेलनाकार कोई मान लीजिए कारखंड है तो उसको रख देंगे तो देखिए बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बैठ जाएगा। ये देखिए बेलनाकार हमने कारखंड यहाँ पर रख दिया, तो ये बिल्कुल सरल रूप है। और कटिंग टूल ये देखिए यहाँ से जाएगा और छिद्र करने की प्रोसेस है या जो भी मशीनिंग की प्रोसेस है वो कर देगा। तो ये सरलतम रूप है बिल्कुल, तो ये हम कह सकते हैं कि ये फिक्सचर का सबसे सरलतम रूप है। दूसरा होता है मिलिंग फिक्सचर। नाम से ही पता चल रहा है कि मिलिंग ऑपरेशन के दौरान, तो मिलिंग फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग ऑपरेशन के दौरान कारखंड को मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। इसमें कारखंड को जकड़ने के लिए क्या करते हैं, क्लैंप या फिर जबड़े यानी जौ का प्रयोग किया जाता है। इसको अब आप ध्यान से देखिए, ये मशीनिंग, ये आपकी टेबल है, इसमें देखिए यहाँ पर ये कारखंड इस तरीके से है, तो ये जैसे स्लॉट, ये कटर है, जैसे स्लॉट मिलिंग कटर है, ये जो कटर है घूमता हुआ आ रहा है, तो ये कारखंड को क्या कर रहा है, यहाँ स्लॉट बना रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कर दिया जाता है, ये देखिए पुशर, ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसकी सहायता से इसको ये टाइट किए रहता है। और ये लोकेटर या इजेक्टर पिन है, मतलब लोकेट कर दें, टाइट करने के लिए जरूरत के हिसाब से या निकालने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरीके का जो फिक्सचर है वो प्रयोग किया जाता है मिलिंग मशीन में।
तो आप ये मिलिंग फिक्सचर है, इसको स्क्रीनशॉट करके तुरंत इसको कॉपी में आपको बना लेना है। ये देखिए स्लॉट मिलिंग कटर है, घूम रहा है, ये आपका कारखंड है, इसमें रखा हुआ है वही जो हमेशा प्रयोग करते हैं टाइट करने के लिए। तो लोकेटर पिन का प्रयोग किया जाएगा, एडजस्टेबल पिन, और या फिर देखिए इसके द्वारा इसको यहाँ पर पुशर टाइप का स्प्रिंग से, मतलब स्प्रिंग फोर्स से इसको खींच करके इसको टाइट किया जाता है। तो जो कारखंड होता है वो अपनी स्थिति में मजबूती से, ताकि टिका रहे, हिले डुले नहीं। तो कटाई औजार के सापेक्ष कारखंड को सही स्थिति में करने के लिए, अब जैसे अगर हम इसकी बात करें फिक्सचर की, तो इसमें गाइड करने के लिए तो कोई नहीं होता है, तो गाइड सही स्थिति में कटिंग हो इसके लिए सही स्थिति में सेट करने के लिए सेटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और फीलर गेज जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों वेल्डिंग फिक्सचर। तो नाम से पता चल रहा है वेल्डिंग फिक्सचर का प्रयोग वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान कारखंड को मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। इसमें कारखंड को जकड़ने के लिए क्लैंप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो कि सभी में हम करते हैं। अगला है बच्चों टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग का मतलब लेथ में जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको टर्निंग या खरादन कहते हैं। तो टर्निंग फिक्सचर का प्रयोग लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कारखंड को पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। इसमें कारखंड को जकड़ने के लिए क्लैंप या जबड़े का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल आप देख पा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए। स्पिंडल होता है, यहाँ पे चक लगा होता है जिसमें कारखंड को लगाया जाता है, ये फिक्सचर है। और ये दूसरी तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेस प्लेट, ये फिक्सचर बेस है और ये इसको कहते हैं टर्निंग फिक्सचर। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, टर्निंग फिक्सचर है, ये आप जो सामने देख पा रहे हैं। तो इसको बना लीजिए। लेथ मशीन में आपने सभी ने लेथ मशीन में काम किया होगा, लेथ मशीन देखी भी होगी, तो बिल्कुल ईजी है आपके लिए। नाम जरूर लिखना है जब भी आप परीक्षा में बनाने के लिए जाएं। असेंबली फिक्सचर मतलब, असेंबली मतलब संयोजन करना, दो से अधिक अंगों को आपस में फिट करना, आपस में मिला करके बैठाना, उन संयोजन करना बोलते हैं। तो असेंबली फिक्सचर का प्रयोग असेंबली यानी संयोजन ऑपरेशन के दौरान कारखंडों को मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। इसमें कारखंडों को सही स्थिति में जकड़ने के लिए क्लैंप इत्यादि की सुविधा भी रहती है, प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये एक्चुअल, ये एक वो मैंने आपको दिखाया है असेंबली फिक्सचर, इस तरीके से होता है। तो जो पार्ट आपस में जोड़ने होते हैं उनको रख करके इनको फिर फिक्स किया जाता है, नहीं आपस में इनका संयोजन या असेंबली की जाती है। अगला है इंस्पेक्शन फिक्सचर। तो नाम से पता चल रहा है इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के लिए, तो गुण नियंत्रण के लिए निरीक्षण किया जाता है। तो निरीक्षण के दौरान ये करते हैं इंस्पेक्शन फिक्सचर का प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत निरीक्षण के दौरान कारखंड को मजबूती से पकड़ने तथा सहारने के लिए किया जाता है। तो इसमें अब जैसे चूंकि हमको जांचना होता है, निरीक्षण कर रहे हैं, तो निरीक्षण करने के लिए इसमें बी निर्देश चेक करने होते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए मापन यंत्र भी उसमें लगे होते हैं, कि नापना भी है कोई चीज चेक करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं है, तो वो सब इस तरीके के मापन यंत्र भी उसमें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं, वो भी उसमें लगे होते हैं इंस्पेक्शन फिक्सचर में। अगला है इंडेक्सिंग फिक्सचर। तो वो बिल्कुल सेम चित्र वही फिक्सचर का बात आ जाएगी। फिक्सचर में भी इंडेक्सिंग की व्यवस्था, जब इस तरीके से किसी कोण पर हमको कोई छिद्र करना है या कोण पर कारखंड को पकड़ना है, तो इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो इंडेक्सिंग फिक्सचर का उपयोग मशीनिंग हेतु कारखंड को किसी निश्चित कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। तो एक निश्चित कोण पर सेट करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पर एक मिलिंग मशीन या ड्रिल मशीन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इसमें कारखंड को पकड़ने के लिए घूर्णन करने वाला एक स्पिंडल या चक होता है, जिसमें विभिन्न कोणों के लिए छिद्र पैटर्न बने होते हैं। मतलब बहुत सारे छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे जिस एंगल पर आप पकड़ना चाहते हैं उस पर आप जो वर्क पीस या कारखंड है उसको सेट कर सकते हैं। तो इनकी सहायता से कारखंड को वांछित कोण पर सेट करके फिर मशीनिंग की जा सकती है। तो चित्र ये वही ऊपर वाला है समझाने के लिए, ताकि आप ये जो आपका इंडेक्सिंग है उसको आप समझा सकें। ठीक है बच्चों, आप इंडेक्सिंग प्लेट भी सर्च करके एक बार देख सकते हैं गूगल में, तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे छिद्र कर दिखते हैं उसमें, इस तरीके की एक प्लेट होती है। तो उन्हीं के आधार पर एक निश्चित कोण पर हम कारखंड को सेट कर सकते हैं। अब एक बात आती है, आपको उसमें दिया हुआ है बुश या बुशिंग भी इसको हम कहते हैं। तो चित्रानुसार जिग में क्या करते हैं, कटाई औजार जैसे ड्रिल हो गया, रीमर इत्यादि को गाइड करने हेतु बुश का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से होते हैं जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये इस तरीके से होते हैं, बुश होता है, इसके अंदर से ड्रिल जो होता है वो जाता है और फिर ड्रिलिंग करता है। तो अब जब आप देख पर इसके अंदर से होकर जाएगा तो ना तो इधर भाग पाएगा ना उधर, बिल्कुल जहाँ जो इस स्थिति में बुश लगा है वहीं पर आपको ड्रिल होगा जहाँ पर आप चाहते हैं।
तो ये देखिए फिर वही से चित्र बना देना है जो कई बार प्रयोग कर चुके, तो उस चित्र को तो माइंड में बैठा लेना है। वही है आपका ये जिग पूरा हो गया, मशीन टेबल, क्लैंप एडजस्टेबल, ये हो गया लोकेटिंग पिन, ये जिग ब्रैकेट, क्लैंपिंग स्क्रू, सपोर्टिंग पिंस, ये कारखंड हो गया। तो यहाँ देखिए ड्रिल जो हो रहा है वो किसके अंदर से होकर गुजर रहा है, जिग बुश के। ये बुश लगा है, इसके अंदर से होकर के ड्रिल जा रहा है, तो ये कहलाते हैं जिग बुश। ये चित्र जरूर याद रखना है। अब बुश के पदार्थ कौन से हैं, यानी किस पदार्थों का बुश बनाया जाता है, तो एलॉय स्टील का बनता है, कार्बन स्टील का, ग्रे कास्ट आयरन का भी बहुतायत से प्रयोग किया जाता है बुश बनाने के लिए। तो बुशिंग या बुश के लिए किन पदार्थों का प्रयोग होता है, एलॉय स्टील का, कार्बन स्टील का या फिर ग्रे कास्ट आयरन का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो बुश की जो लंबाई है वो या तो बराबर होना चाहिए ड्रिल व्यास के, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, यानी बुश की लंबाई ड्रिल के व्यास से ज़्यादा या फिर उसके बराबर होती है। बुश की जो डिजाइन तथा कंस्ट्रक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उसको आसानी से जिग में फिट किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। बुश की जो डिजाइन है और जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा रहे कि जिग में आसानी से हम उसको फिट कर सकें और जब ज़रूरत हो हम उसको आसानी से निकाल सकें। और इसमें एक व्यवस्था ये जरूर ध्यान रखें कि ड्रिल चूंकि बुश के अंदर से होकर के जाता है, तो ये नहीं कि हम ड्रिल जब निकालें तो उसके साथ में वो भी खिंचा चला है, तो ड्रिल को वापस खींचने पर उसके साथ बुश नहीं निकलना चाहिए। ये जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए बुश की जब भी हम डिजाइन करें। अब बुश के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो टाइप्स ऑफ बुशेस कई प्रकार के होते हैं। एक तो पहला लाइनर बुश और रिन्यूएबल बुश को समझना बहुत जरूरी है। लाइनर बुश बच्चों क्या होता है, एक परमानेंट बुश होता है। ये ऐसा बुश होता है जिसको स्थायी रूप से जिग में इंस्टॉल कर दिया जाता है या संस्थापित कर दिया जाता है, और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, रिन्यूएबल बुश का प्रयोग। रिन्यूएबल बुश मतलब जिसको हर बार नया जैसा किया जा सके, मतलब खराब हो जाए तो निकाल के फेंक दो फिर नया लगा लो, उसको कहते हैं रिन्यूएबल बुश। मतलब ऐसा बुश जिसको जब खराब होने पर वियर होगा, घिसाव होगा, घिस जाए तो निकाल के फेंक दो, नया बुश लगा दो, उसको कहते हैं रिन्यूएबल बुश। तो बच्चों क्या करते हैं, लाइनर बुश के अंदर क्या करते हैं, रिन्यूएबल बुश को लगाया जाता है। तो लाइनर बुश और ये जो रिन्यूएबल बुश है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो रिन्यूएबल बुश बच्चों क्या होता है, रिन्यूएबल मतलब होता है जिसको नया जैसा किया जा सके। तो रिन्यूएबल बुश का प्रयोग लाइनर बुश के अंदर किया जाता है। जब ड्रिलिंग के दौरान बुश घिस जाती है तो उसके स्थान पर नई रिन्यूएबल बुश लगा दी जाती है। एक ही लाइनर में अलग अलग साइज की भी रिन्यूएबल बुश लगाकर विभिन्न साइज के छिद्र बनाए जा सकते हैं। तो आप समझ गए क्या करते हैं, रिन्यूएबल बुश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब घिस जाए तो अलग कर दो, तो वो किस में फिट किए जाते हैं, वो हमेशा लाइनर बुश में। लाइनर को स्थायी रूप से हमने लगा दिया जिग में, अब हमको जैसी जरूरत है रिन्यूएबल बुश लगा लेंगे, जिस साइज का चाहिए, या घिस गया तो निकाल के फेंक देंगे, नया रिन्यूएबल बुश लगा लेंगे। तो ये लाइनर बुश और रिन्यूएबल बुश को समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरा, फिटिंग के आधार पर भी बुश कई प्रकार के होते हैं। फिटिंग के आधार पर प्रेस फिट बुश होता है, यानी प्रेस करके जिसको फिट कर दिया जाए, माने दम लगा करके। प्रेस करना मतलब दबाना किसी चीज को, तो इसमें बुश को दबाकर या प्रेस करके अपने स्थान पर फिट कर दिया जाता है, इसलिए प्रेस फिट बुश होते हैं। दूसरा स्लिप बुश, इसमें बुश को स्लिप करा करके लाइनर में फिट कर दिया जाता है। तो ये रिन्यूएबल टाइप के होते हैं स्लिप बुश। जैसे बताया ना, लाइनर बुश लगा होता है तो उसमें रिन्यूएबल टाइप का स्लिप करा दिया जाता है और उसमें रिन्यूएबल बुश लगा करके स्लिप होकर के फिट हो जाता है उसके अंदर, और जब घिस जाता है तो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, फिर नया लगा देते हैं। तो इसमें स्लिप बुश नाम से ही पता, स्लिप मतलब फिसल करके लगा देते हैं उसको स्लिप कराकर। तो इसमें बुश को स्लिप कराकर लाइनर में फिट कर दिया जाता है। और रिन्यूएबल स्लिप का बुश का प्रयोग वहां किया जाता है जहां उत्पादन के दौरान उसको बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन कार्य चल रहा है तो मान लीजिए 2 घंटे में एक बुश घिस गया तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, फिर तुरंत लगाना पड़ेगा। तो भाई उत्पादन प्रक्रिया में ज्यादा बाधा नहीं पड़नी चाहिए ना, तुरंत काम होना चाहिए, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों स्क्रू बुश यानी स्क्रूड बुश। इसमें स्क्रू बुश में क्या होता है, इसमें बुश को स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। स्क्रू बुश रिन्यूएबल प्रकार के होते हैं तथा लाइनर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं या बिना लाइनर के भी। अब आप ये देखिए स्क्रू बुश ये होता है, ये बुश यही है। यहाँ देखिए ये खांचा आप देख रहे हैं, ये कटा हुआ है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्क्रू यहाँ पर लगा करके ऐसे इसको कस दिया जाता है, और जब जरूरत होती है स्क्रू को खोल करके इसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ये बच्चों जो बुश होता है वो कहलाता है स्क्रू बुश, यानी इसको स्क्रू की सहायता से जिग में कस दिया जाता है। एक चूड़ीदार बुश भी आते हैं, यानी थ्रेडेड बुश, यानी उसको कसने के लिए चूड़ियाँ बनी होती हैं। बाहर देखिए आप चूड़ियाँ बनी है, तो इसमें जिग में क्या होती है, चूड़ियाँ बनी होती हैं बाह्य रूप से, उसको ले जा करके हम क्या करते हैं, उसको कस देते हैं जिग के साथ में, फिर उसके अंदर से होकर के ड्रिल गुजरता है और
जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो होता है। सिरे के आधार पर भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, यानी बिना सिर वाली बुश होते हैं जिसमें हेड नहीं होता है, सिर वाली बुश भी होते हैं जिसमें हेड होता है, और एक फ्लैंज तथा स्क्रू वाला बुश होता है। फ्लैंज बना होता है, उसमें छिद्र होते हैं, अभी चित्र दिखाता हूँ, उसको स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। तो बिना सिर वाला बुश देख लीजिए, इस प्रकार के बुश में सिर नहीं होता। ये अब आप देखिए, ये इसमें हेड देख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ये आपका अंदर यहाँ पर फिट हो गया, इसमें बाहर सिरा नहीं निकला होता है, तो इसको कहते हैं हेडलेस। दूसरा है सिर वाला बुश, इस प्रकार के बुश में सिर या हेड बना होता है। ये आप देखिए, ये हेड बना इस तरीके का, तो ये होता है, इसको यहाँ ले जाके फिट करते हैं, हेड बाहर निकला रहता है, फिर इसके अंदर से ड्रिल जा करके गुजरता है। तो ये हो गया हेडेड वाला। अब तीसरा है फ्लैंज तथा स्क्रू वाला, ये है फ्लैंज इसको बोलते हैं। ये फ्लैंज बना, इसमें देखिए 4 जगह छिद्र हैं, तो यहाँ पे इसको फिट किया और 4 स्क्रू की सहायता से इसको कस दिया जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू, फ्लैंज तथा स्क्रू वाला बुश। तो इस प्रकार के बुश में चित्रानुसार फ्लैंज होता है, जिसके जिग में स्क्रू की सहायता से इसको जिग में कस दिया जाता है। ये देखिए, ये इसको ये पूरा है, ये देखिए स्क्रू लगा करके ये कस दिया जाता है जिग में, ये इस तरीके से, इसको कहते हैं फ्लैंज, और ये स्क्रू कसने के लिए छिद्र बने होते हैं। स्पेशल बुश भी आते हैं, 2 नज़दीक छिद्र वाले बुश होते हैं, मतलब ऐसे बुश होते हैं जिनमें 2 छिद्र होते हैं नज़दीक नज़दीक, देखिए एक ये एक दूसरा ये, तो जो नज़दीक छिद्र वाले एक साथ मतलब 2 छिद्र होते हैं, तो 2 नज़दीक छिद्र वाले बुश भी होते हैं, यानी 2 क्लोज होल्स इन 1 बुश, यानी एक बुश में ही 2 होल बने होते हैं। दूसरा तो बहुत नज़दीक छिद्र वाले, ऐसा भी होता है जो बहुत छिद्र जो होते हैं एक्सेंट्रिक टाइप के, मतलब एक सेंटर पे ना होकर थोड़ी दूरी पर, यहाँ पर देखिए ये छिद्र, एक यहाँ पर, एक देखिए यहाँ पर, तो बहुत नज़दीक वाले, वो नज़दीक थे, बहुत नज़दीक यानी एक्सेंट्रिक होता है, इसको बोलते हैं। 2 छिद्र वाले संशोधित जो करके उनको जोड़ करके बनाए गए बुश होते हैं। देखिए 2 बुश थे, एक बुश ये है, एक बुश ये, तो इन संशोधित करके इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इसको 2 छिद्रों को संशोधित करके जोड़कर बनाए गए बुश हम इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, 2 छिद्र वाले संशोधित करके जोड़कर बनाए गए बुश, यानी 2 क्लोज होल्स बाई 2 एडजेसेंट मॉडिफाइड बुशेस। तो इसको ये इस तरीके से जोड़ करके 2 बुश को मॉडिफाइड करके फिर जोड़ करके हम इसको बना दिया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बार बार बदले जाने वाले बुश को लॉक करना। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं बार बार बदले जाने वाले बुश को लॉक करने के लिए। तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि बुश को जब बार बार बदला हो, जैसे 1-2 घंटे के ऑपरेशन के बाद, प्रोडक्शन के बाद घिस जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है निकाल कर और दूसरा नया बुश लगाना पड़ता है। तो उसको देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वहां पे स्लॉट बना हुआ था, उसमें स्क्रू लगा करके इस तरीके से उसको फिक्स किया जाता है, ये देखिए। और जब जरूरत होती है तो निकाल करके उसको फेंक दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है और इसकी जगह नया बुश लगा दिया जाता है। तो आप देखिए इस तरीके से दिखाई देता है, ये स्क्रू की सहायता से इस तरीके से इसको कसा जाता है और जरूरत पड़ने पर निकाल करके अलग कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं बार बार बदले जाने बुश को लॉक करना। ये लॉक करने की तकनीक है। बुश को जब जरूरत होती है हम लॉक कर देते हैं स्क्रू की सहायता से, जब उसको निकाल करके बदलना होता है तो स्क्रू खोल करके उसको अलग कर लेते हैं और नया बुश हम लगा देते हैं। अब सबसे लास्ट में हम पहुंच चुके हैं बुशिंग के लाभ, यानी बुश के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ बुशिंग्स। तो बुशिंग्स के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। कटाई औजार को गाइड करने का कार्य करता है, कटिंग टूल गाइडेंस, ये आपको पता ही है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। दक्षता में वृद्धि होती है, इंक्रीज्ड इफिशिएंसी। सुरक्षा में वृद्धि होती है। सुरक्षा में कैसे वृद्धि होती है, जब आपने देखा कि जो जैसे ड्रिल होता है, जब वो आपका इसमें से होकर के जाता है बुश में से, तो वो टूटने का डर नहीं रहता है। अगर वो टूट जाए तो किसी को आसपास जो खड़े इंसान है या कोई व्यक्ति है तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी सुरक्षा में भी वृद्धि होती है। टूल के जीवन काल में वृद्धि होती है। टूल जो है जब इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलता है उसको, तो उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वृद्धि होती है। स्क्रैप में कमी आती है। स्क्रैप में कमी, जब जहां हम चाहते हैं छिद्र करना, ड्रिल करना, वहीं पर हो रहा है तो वर्क पीस किसी भी तरह से खराब नहीं होता है, जो ड्रिल है वो टूटने नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं स्क्रैप में हमारा कमी आती है, तो रिड्यूस्ड स्क्रैप। इसके अलावा वर्सेटिलिटी यानी बहुउन्मुखता होती है। विभिन्न साइज और स्टाइल में उपलब्ध होने के कारण ड्रिलिंग की काफी बड़ी रेंज हेतु उपयुक्त है। यानी ये जो आपको मैं आपसे बता रहा हूं, ये बुशिंग या बुश जो होते हैं
काफ़ी बड़ी रेंज में उपलब्ध होते हैं विभिन्न प्रकार के साइज के लिए, जिससे हम ड्रिलिंग का कार्य कर सकते हैं। तो ये वर्सेटिलिटी है या बहु उन्मुखता है इसकी। तो बुशिंग के लाभ क्या है या बुश के क्या क्या लाभ है? कटाई औजार को गाइड करने का कार्य, उत्पादकता में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि, सुरक्षा में वृद्धि, टूल के जीवन काल में वृद्धि, स्क्रैप में कमी और बहु उन्मुखता। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर था हमारा फिनिश हुआ। फिर से जो मैं आपसे हमेशा बात कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ में। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट पूरा करा दिया तो इसके नोट्स आपको पूरे कंप्लीट बना लेने हैं, वही आगे चल के परीक्षा में और आगे की पढ़ाई के लिए भी आपके वही नोट्स काम आने वाले हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट इसी तरीके से जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम इसी तरह से चैप्टर्स एक बार में एक चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, शब्द है शब्द का अर्थ निकाल करके हम उसको उससे कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। यही काम आपको करना है। तो पढ़ते चलिए, साथ में अपना तैयारी करते चलिए। पढ़ाई हेतु आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।